सबका स्वागत करता हूँ आज कंपटीशन कम्युनिटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास का जो पहला चैप्टर है उसका एमसीक्यूज के बारे में। ठीक, इतिहास के पहले चैप्टर हमने पढ़ा था इतिहास जानने के स्रोत, और आज हम इतिहास जानने के स्रोत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज के बारे में देखेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, इसमें ऐसा बहुत ज़्यादा डीप से प्रश्न नहीं पूछा जाता। जो आज तक प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक, वो बहुत ही सामान्य प्रकार के रहे हैं और उसी से आधारित प्रश्न बना रहे हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज हम करते हैं इतिहास जानने के स्रोत का क्वेश्चन। ठीक, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम, ठीक ध्यान रखिएगा, भारत में सर्वप्रथम पूरा पाषाण कालीन स्थल की खोज किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा की गई? चलिए बताइए किसके द्वारा की गई। पहला है लॉर्ड कनिंघम, दूसरा है रॉबर्ट ब्रूसफुट, तीसरा है डी टेरा और चौथा है जॉन मार्शल। आप इनके बारे में थोड़ा मोड़ा तो हल्का सा जानकारी जरूर रखते हैं। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर है आपका रॉबर्ट ब्रूसफुट। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने कहां पर? मद्रास में। ध्यान रखिएगा, मद्रास के जो पल्लावरम है, पल्लावरम, ठीक, इसी पल्लावरम नामक स्थान से हैंड एक्स की खोज की थी। हैंड एक्स, ठीक, तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहली बार भारत सहित एशिया में, ठीक, एक्चुअली में एशिया का नाम लिया जाता है, भारत सहित एशिया का सबसे पुराना पुरातात्विक यानी कि पाषाणकालीन जो आपका उपकरण मिला है वो मद्रास के पल्लावरम के पास मिला है। ठीक, और वो क्या मिला है? हैंड एक्स। हैंड एक्स मतलब हस्त कुठार, हस्त कुठार। क्लियर है? चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसे दिया जाता है? इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा इतिहास बांटते हैं पता है आपको? ठीक है, आपका प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, अर्थात इतिहास को इन तीनों कालों में बांटने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ठीक है, क्रिस्टोफर सेलिप्रस को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? क्रिस्टोफर सेलिप्रस को इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय दिया जाता है। क्लियर है? ठीक है, ये प्रश्न थोड़ा सा अलग था। ठीक, अब देखते हैं, ठीक, तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न कहता है अभिलेखों के अध्ययन को हम किस नाम से जानते हैं? अभिलेख, ठीक, जैसे अशोक के अभिलेख थे, ठीक, या ईरान में जो आपका एक पुराना अभिलेख प्राप्त हुआ है आपका ऋग्वैदिक कालीन। तो ध्यान रखिएगा, का अभिलेखों के अध्ययन है उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो हम एपिग्राफी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? एपिग्राफी, एपिग्राफी के नाम से जानते हैं। क्लियर है? ठीक है, देख लेते हैं क्या है डेंड्रोलॉजी। क्या है डेंड्रोलॉजी? कहते हैं जैसे कि किसी भी जीवाश्म है, उस जीवाश्म के अगर आयु की गणना करते हैं तो एक आधार होता है कार्बन डेटिंग, ठीक है, एक उससे पहले आधार होता है डेंड्रोलॉजी के तहत, अर्थात उसके वार्षिक वलय अर्थात वार्षिक छल्लों को गिनते हैं। तो यही है, वृक्ष के वार्षिक वलय को गिनकर, ठीक है, उसकी आयु का निर्धारण करने का जो विज्ञान है उसको हम क्या कहते हैं? डेंड्रोलॉजी। कैलीग्राफी, इसको कहते हैं सुलेखन, सुलेखन अर्थात अच्छा लेखन, अच्छे हैंडराइटिंग से लिखने का जो विज्ञान होता है उसको सुलेखन कहते हैं। और लिंग्वा फ्रैंका का मतलब होता है भाषा से संबंधित अध्ययन। क्लियर है? चलिए, तो इसका उत्तर होगा डी, एपिग्राफी। आगे बढ़ते हैं, अगला है सिक्कों के अध्ययन को हम किस नाम से जानते हैं? ठीक, बाय व्हाट नेम्स इज द स्टडी ऑफ कॉइन नोन्स? ठीक, किस नाम से जानते हैं हम? ठीक, हम इसको जानते हैं न्यूमिस्मेटिक्स के नाम से। ठीक, क्या है न्यूमिस्मेटिक्स? अगला है काइनोलॉजी, ठीक, इकोलॉजी और ठीक ब्रोमेटोलॉजी। ठीक, ध्यान रखिएगा, ये जो ब्रोमेटोलॉजी है ये है आपका स्टडी ऑफ फूड, ठीक, इसमें भोजन का अध्ययन करते हैं। और जो आपको एक्रोलॉजी है, ठीक, इसमें हम मेडिसिन अर्थात दवाइयों का अध्ययन करते हैं, दवाइयों का। क्लियर है? तो आपका उत्तर होगा न्यूमिस्मेटिक्स। ठीक, न्यूमिस्मेटिक्स के अंदर हम विभिन्न प्रकार के सिक्कों का अध्ययन करते हैं। ये जो सिक्के हैं किस प्रकार के हैं, किस काल के हैं, किस प्रकार से बने हैं, ठीक, इत्यादि का अध्ययन करते हैं हम न्यूमिस्मेटिक्स के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, लिपि के बारे में है अगला प्रश्न, लिपि के बारे में है। ठीक, लिपि के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ध्यान रखिएगा, इस चीज को आप इस प्रकार के प्रश्न में सत्य असत्य इस चीज को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। कभी कभी क्या है, ठीक, असत्य लिखा रहता है और हम ठीक इधर ऑप्शन लगा दिए रहते हैं, ऑप्शन ए बी सी जो भी है। तो आराम से पढ़ना इस प्रकार के प्रश्न में, लिपि के बारे में कौन सा कथन सत्य है? विच स्टेटमेंट इज अबाउट द स्क्रिप्ट इज ट्रू? आपको ट्रू स्टेटमेंट को खोज करना है। तो चलिए पहले देखते हैं,
ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, इसका मतलब ठीक इस प्रकार, इस तरफ से बाएं से दाएं। दूसरा है खरोष्ठी लिपि, दाएं से बाएं लिखी जाती है, इस प्रकार से। ठीक, तीसरा स्टेटमेंट है हड़प्पा सभ्यता की लिपि क्या है, भाव चित्रात्मक है, अर्थात पिक्टोग्राफी है, पिक्टोग्राफी। क्या सही है? ठीक, या देखिए उपरोक्त सभी। तो आपको क्या लग रहा है, दिमाग लगाइए, क्या लग रहा है? तो पहला ये स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है और तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। इसका मतलब इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी सत्य हैं। क्लियर है? ठीक है, अर्थात ब्राह्मी लिपि जो है वो बाएं से दाएं लिखी जाती है, जो खरोष्ठी लिपि है वो दाएं से बाएं लिखी जाती है, और जो अब हड़प्पा सभ्यता है, इस सभ्यता की लिपि आपका भाव चित्रात्मक है। क्लियर है? अर्थात ठीक है, उपरोक्त तीनों स्टेटमेंट क्या है, सत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला देख लेते हैं, ठीक, कि ऋग्वेद के संबंध में असत्य कथन। देखिए इस प्रकार का प्रश्न है तो यहां अंडरलाइन कर लिए कीजिएगा, असत्य कथन बताइए। इससे पहले हमने सत्य कथन का खोज किया था, अब आपको देखना है ऋग्वेद के संबंध में असत्य कथन बताइए। पहला प्रश्न है, पहला ऑप्शन है विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है। ठीक है, तो हम पढ़ चुके हैं कि ऋग्वेद जो है विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है। ठीक है, चलिए इसकी तुलना में ईरान का एक पुस्तक है, ईरान की एक पुस्तक है जेंदावेस्ता, उससे की जाती है, जेंदावेस्ता। और इसी जेंदावेस्ता में हमारे 3 या 4 देवताओं का वर्णन है, इंद्र, वरुण, नासत्य, अग्नि, इन देवताओं का वर्णन किया गया है जेंदावेस्ता में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ईरान की पुस्तक जेंदावेस्ता में ऋग्वैदिक कालीन देवताओं का वर्णन है। ठीक है, चलिए दूसरा स्टेटमेंट है साकल, वाष्कल, आश्वलायन आदि ऋग्वेद की शाखाएं हैं। क्या लग रहा है? ये लग रहा है कि साकल, वाष्कल, आश्वलायन ऋग्वेद की शाखाएं हैं। बिल्कुल, साकल, वाष्कल, आश्वलायन, ठीक, ये जो है ऋग्वेद की शाखाएं हैं, यानी कि ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, दशराग युद्ध का वर्णन 5वें मंडल में है। क्लियर है क्या? 5वें मंडल में है दशराग का वर्णन। अगला स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। ठीक, 10वें मंडल में चातुर्वर्ण व्यवस्था का वर्णन है। ठीक, ये तो पता है आपको, हाँ भाई सही है कि 10वें मंडल में चातुर्वर्ण व्यवस्था का वर्णन है। ठीक, तो बच जा रहा है आपका, अगर जो चीज नहीं, इसको कहते हैं आंसर को इलिमिनेट करके, ठीक है, मतलब सही चीजों को आप अलग करिए और आंसर सही आता है। यहाँ पर सही चीज के माध्यम से आपका आंसर मिल जा रहा है। आपको इन 3 स्टेटमेंट के बारे में पता है, अगर दशराग युद्ध के बारे में नहीं पता है तब भी ये आंसर आप ला सकते हैं। ठीक है, अर्थात मैं आपको बता दूं कि दशराग युद्ध है, इसका वर्णन आपका किस मंडल में है? तो यह है आपका 7वें मंडल में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दशराग युद्ध का वर्णन किस मंडल में है? 7वें मंडल में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि आपका असत्य कथन कौन सा हो गया? ये सी, यानी इसका उत्तर क्या होगा? सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? सुमेलित करना है। ठीक, अगला क्वेश्चन सुमेलित है, इसमें वेद और उपवेद के बारे में चर्चा किया गया है। तो ऋग्वेद का उपवेद क्या होता है? ऋग्वेद का उपवेद होता है आपका, ठीक है, कौन सा? ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद। चलिए क्लियर है? सामवेद, सामवेद मतलब गाना। ठीक, गाने का क्या होता है? गाने का संबंध हम गंधर्व से, जो ट्रिक बना के आप पर रखे हैं। ठीक है, हम लोग हमेशा धार्मिक सीरियल देखते थे, उसमें क्या होता है, गंधर्व लोग जो है नृत्य और गायन का शौक रखते थे हमेशा, तो गंधर्व से हम सामवेद को जोड़ सकते हैं। यजुर, ठीक, यजुर्वेद का संबंध किससे है भाई? ठीक, धनुर से है। ध्यान रखिएगा, ट्रिक में हमने इसको लेकर रखा, यजुर और धनुर। ठीक है, और अगला है अथर्ववेद। अथर्ववेद मतलब किसी के माध्यम से, ठीक है, व्यक्त करना। तो सबसे ज्यादा अर्थपूर्ण आपका शिल्प होता है। ठीक, ऐसा छोटा सा ट्रिक है। तो आपका हो गया ए का 4, चलिए हो गया। ठीक, बी का 3, ठीक, यजुर्वेद का आपका 2, यानी सी का 2, यानी कि पहला वाला ऑप्शन। ठीक है, आया समझ में? ठीक, ऋग्वेद का आयुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद और अथर्ववेद का शिल्पवेद। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए अगला है पुराणों के विषय में कौन गलत है। फिर ध्यान रखिएगा ना, इसको आप हम अंडरलाइन कीजिएगा, एक चीज सीख के रखिए। ठीक है, सिली मिस्टेक्स हर एग्जाम में होते हैं, आपसे भी होंगे। ठीक है, तो इस सिली मिस्टेक को कम करना है तो आपको कम से कम प्रश्न को 2 बार, छोटे जो प्रश्न है उसको 2 बार, अगर लंबा प्रश्न है तो उसको कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना है। ठीक है, इस प्रकार की चीजों को आप अंडरलाइन करके रखिए, पेंसिल रखिए, अंडरलाइन कर लिए कि प्रश्न पूछा क्या जा रहा है, होता कुछ और है प्रश्न में, ठीक, और हम कुछ और आंसर लगा के आते हैं। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। पुराण और उसके विषय,
विष्णु पुराण, हमने चैप्टर में भी पढ़ा था कि विष्णु पुराण का संबंध किससे है, तो विष्णु पुराण का संबंध किससे है, मौर्य वंश से है। ठीक, ये सही है। ठीक, वायु पुराण का संबंध शुंग वंश से है क्या, बिल्कुल, वायु पुराण का संबंध गुप्त के साथ साथ शुंग वंश, यानी कि यहाँ गुप्त वंश का भी यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, ये भी सही है। मत्स्य पुराण का संबंध गुप्त वंश से है क्या, जी नहीं, अर्थात गलत स्टेटमेंट कौन सा है, ये वाला, गुप्त वंश वाला। ठीक, मत्स्य पुराण का संबंध आंध्र सातवाहन वंश से है, आंध्र सातवाहन वंश से है। हमने आपसे जब चैप्टर को पढ़ा था तो वहां बताया था कि मत्स्य अर्थात मछली कहाँ मिलता है, आंध्र प्रदेश में। क्यों, क्योंकि वो समुद्री तट है। ठीक है, ऐसा करके ट्रिक बनाया था, तो ध्यान रखिए मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश का यहाँ पर उल्लेख है। और ये मत्स्य पुराण जो है ये सबसे प्राचीन पुराण है, ध्यान रखिएगा, सबसे प्राचीन। ठीक है, और साथ ही साथ सबसे ज्यादा प्रमाणिक पुराण के रूप में हम इसी को जानते हैं, प्रमाणिक। तो दो चीजें हैं, सबसे प्राचीन पुराण है और सबसे प्रमाणिक पुराण है। क्लियर है? ठीक है, अब देख लीजिए अग्नि पुराण में आपका तांत्रिक पद्धति का वर्णन है, साथ ही साथ इसी में गणेश पूजा का भी वर्णन है। इस चीज को हमने चैप्टर में पढ़ा है, ध्यान रखिएगा, किसका वर्णन है, गणेश पूजा। ठीक है, चलिए क्लियर है इतना, आगे बढ़ते भाई। निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य नहीं है, ये थोड़ा सा गलत हो गया है। निम्नलिखित में से कौन, ध्यान रखिएगा, जैन साहित्य नहीं है। ठीक, प्रश्न कुछ इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, निम्न में से कौन जैन साहित्य नहीं है। ठीक, समझिए, चलिए आगे बढ़ते। यहां पर भी हमको करेक्शन करना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जैन लिटरेचर, जैन लिटरेचर। क्लियर है? चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित्र, आचरांग सूत्र और महावस्तु। दिमाग लगाइए। ठीक, डिराइव्ड कीजिए आंसर जल्दी से, क्या है इसका सही आंसर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जैन साहित्य, ये जो तीनों के तीनों क्या है, जैन साहित्य है, अर्थात महावस्तु ये आपका बौद्ध साहित्य है। ठीक है, महावस्तु क्या है आपका बौद्ध साहित्य है, अर्थात इसका उत्तर क्या होगा, महावस्तु। ठीक, वास्तु। निम्नलिखित में से कौन सा जैन साहित्य नहीं है, तो कौन नहीं है, महावस्तु नहीं है। चलिए आगे बढ़े। ठीक, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, नीति का पंडित यात्रियों का राजकुमार के नाम से हम किसे संबोधित करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ठीक, नीति का पंडित और यात्रियों का राजकुमार, ये जो है हमारे एक चीनी यात्री हैं। ठीक है, उसको जाना जाता है इस नाम से। ठीक, तो यहाँ पर आपको चार नाम दिख रहे होंगे, फाहयान, वेनसांग, इत्सिंग और समयुग्मन। ठीक, इनमें से आपका उत्तर कौन होगा इसका, इसमें उत्तर होगा वेनसांग। ध्यान रखिएगा, वेनसांग को ही हम क्या कहते हैं, नीति का पंडित। ठीक है, नीति का पंडित, यात्रियों का राजकुमार। चलिए बता देते हैं। ठीक, वेनसांग जो है किसके दरबार में आया था, ये हर्षवर्धन के दरबार में आया था, हर्षवर्धन के दरबार में आया था वेनसांग। फाहयान किसके दरबार में आया था, ये जो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। क्लियर है? ठीक है, उसी प्रकार इत्सिंग और आपके समयुग्मन ये भारत की यात्रा किए थे। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा वेनसांग। चलिए आगे बढ़े। वेनसांग की रचना क्या है, सीयू की। ध्यान रखिएगा, वेनसांग की रचना है सीयू की, और आपका फाहयान की रचना है फोकोयुकी, युकी। ध्यान रखिएगा, या फोयुकी। ठीक, कहीं कहीं पर इसको नहीं लिखा रहता है, फोयुकी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है भाई, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गलत सुमेलित है। फिर वही अंडरलाइन कीजिए इस चीज को। ठीक, इस चीज का आदत डालिए। ठीक, गलत सही कहीं पर भी इस प्रकार का है तो सबसे पहला काम आपका है वहां पर अंडरलाइन करना, नहीं तो वहां पर आप बीट हो जाओगे। ठीक है, वो गेंद जो है इन स्विंग आउट स्विंग किधर जाएगा पता नहीं रहेगा। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले हमने किया कि गलत सुमेलित यानी गलत को देखना है। चलिए सबसे पहला फिरदौसी शाहनामा। ठीक, हमने चैप्टर में पढ़ा है, बिल्कुल सही है। फिरदौसी द्वारा शाहनामा नामक पुस्तक की रचना किया गया है। इसी को हम क्या कहते हैं, बुक ऑफ किंग, बुक ऑफ किंग, शाहनामा, किंग। ठीक है, दूसरा है अली अहमद। बिल्कुल, हमने एक ट्रिक बनाया था, अली अहमद चाचा है हमारे, तो चचनामा। ठीक, ये भी सही है। अगला है अबुल फजल अकबरनामा। बिल्कुल, ये भी सही है। ठीक, ये दोनों मिलते हुए हैं।
ठीक, अब है अल बरूनी ताबकात नासरी, ये आपका गलत है, यानी गलत सुमेलित ये है, यानी उत्तर हमारा ठीक क्या है, डी। ध्यान रखिएगा, ताबकात नासरी की रचना किसने की थी? ठीक है, ताबकात नासरी की रचना, ताबकात नासरी की रचना जियाउद्दीन बर्नी की रचना है। किसका? जियाउद्दीन बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी। चलिए आगे बढ़े। अल बरूनी की रचना क्या है, ये भी चर्चा कर लेते हैं। अल बरूनी की रचना है किताबुल हिंद, किताबुल हिंद, ध्यान रखिएगा, इसकी रचना है किताबुल हिंद। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, फिर अगला प्रश्न हमारा ये देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक, अच्छा खासा है, सुमेलित करना है इसमें। ठीक, चलिए इस तरफ मैं आ जाता हूं, यहां से हम सुमेलित करते हैं। ठीक, देखिएगा, पहला है अभिलेख के बारे में है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख जो है उसका संबंध किस शासक से है, इसका अर्थ यही है। ठीक, तो जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ कहाँ है भाई? जूनागढ़ है गुजरात में। ठीक, गिरनार पर्वत है वहां पर, वहीं पर है जूनागढ़। ठीक, तो जूनागढ़ का संबंध किससे है? ठीक, शक शासक रुद्रदामन से। चलिए आ जाइए। ठीक, जूनागढ़ का संबंध किससे है? ठीक, रुद्रदामन से। रुद्रदामन ये जो है शकों के शासक थे, शक शासक। ठीक, हम इतिहास में पढ़ेंगे शक, ध्यान रखिएगा। नासिक अभिलेख, नासिक अभिलेख महाराष्ट्र में है, इसका संबंध ठीक है पुलवामी से है, बिल्कुल सही है, ये आपका पुलवामी। भीतरगांव, भीतरगांव में भीतर कौन सा रहता है? कंद रहता है, कंद मतलब कांदा। ठीक, तो भीतर कांदा यानी स्कंद, ध्यान रखिएगा, कंद मतलब कांदा, भीतरगांव यानी भीतर, ट्रिक बना के रखना है इसको। एरण अभिलेख सबको पता है, गुप्त काल के अंतिम समय में ठीक है आपका सती प्रथा का उल्लेख इसमें मिलता है, तो एरण अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से है। ठीक, और इसी के बारे में विशेष चीज है कि एरण अभिलेख में सर्वप्रथम सबसे पहली बार सती प्रथा का वर्णन है, सती प्रथा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, किसमें है? एरण अभिलेख में। तो हमारा उत्तर इस प्रकार हो जाएगा, ए का 2, चलिए ये और ये। ठीक, उसके बाद बी का 1, चलिए यहां से, यहीं से कैटेगराइज, यहीं से क्लियर हो गया। फिर भी मिला लेते हैं आगे तक, आगे तक मिला लीजिएगा। ठीक है, सी का 4 ये भी सही है, और डी का 3 ये भी सही है, यानी कि आपका इसका उत्तर हो जाएगा ए, पहला वाला। समझ में आया? पूरा मिला लिए कीजिएगा, 2 को देख के सीधा टिक नहीं लगा देना है, पूरा पूरा मिलाइए, क्योंकि फिर ये 2 घंटे का समय एग्जाम में जो होता है फिर से नहीं मिलने वाला। चलिए फिर सुमेलित करना है भाई। ठीक, एक तरफ दर्शन और इसके प्रणेता, तो बताइए कौन से हैं? सांख्य दर्शन के प्रणेता। ठीक, हमने ट्रिक बनाया था, सांख्य मतलब संख्या से संबंधित है, और वो कपिल देव जी है, वो क्या करते हैं? संख्या से संबंधित रन बनाते हैं, तो कपिल, सांख्य दर्शन। न्याय दर्शन, ठीक, न्याय सूत्र की रचना की थी गौतम ऋषि ने। ठीक, तो न्याय दर्शन का है गौतम। विशेष कण, हमने ट्रिक बनाया था वैशेषिक दर्शन का विशेष कण, अर्थात ठीक वैशेषिक दर्शन का कौन आ जाएगा? कणाद, कणाद के साथ साथ उलूक का भी नाम आता है, कणाद एवं उलूक। क्लियर है? योग दर्शन, इसको तो कोई नहीं भूलेगा, क्योंकि बाबा रामदेव जो है पतंजलि के बाद भारत में फिर से योग को स्थापित करने का काम किए हैं, तो योग दर्शन जो है पतंजलि द्वारा दिया गया। अब इसको हम मिलान कर लेते हैं। ठीक, ए का हो गया 4, ठीक, पहले ही दिख गया, लीजिए पहले में बन गया। ठीक, ए का 4, ठीक, यानी न्याय दर्शन का 3, चलिए क्लियर है, वैशेषिक दर्शन का 2, और ये पहला वाला ही इसका हो गया। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, ठीक, अगर वो पहला मैच हो गया तो यहाँ से क्लियर हो जाता है। ठीक, तो हम लोग जानबूझ के यहाँ पर ज्यादा फंसाने का प्रयास नहीं किए हैं कि आप एक बार इसको चीजों को आसानी से बना सके। चलिए अगला प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है, पंचम वेद के नाम से किस साहित्य को जाना जाता है? ठीक, चलिए दिमाग लगाइए, क्या चीज, किस साहित्य को हम पंचम वेद के नाम से जानते हैं? ठीक, कंफ्यूज हो रहा होगा, तो एक एक करके देखते हैं। ठीक, उपनिषद का मतलब क्या होता है? ठीक, गुरु के समीप बैठ के ज्ञान प्राप्त करना, इसमें रहस्यात्मक ज्ञान को हम क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। ठीक, यानी कि क्या हो गया, यहाँ पर बहुत ही गंभीर चर्चा होता है, गंभीर विषय संबंधित वर्णन कहाँ है? उपनिषद। उपनिषदों की संख्या कितनी है? ठीक है, ये नहीं बताऊंगा क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न आगे है, इससे संबंधित प्रश्न आगे है, अगर संख्या बता दूंगा ठीक तो वो क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा आपका। तो ध्यान रखिएगा, उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। क्लियर है? पुराण, ये प्राचीन आख्यान है, ठीक है, यानी कि पुराने जो कहानियां हैं, ठीक, उसका वर्णन कहां पर है? यहाँ। इसकी भी संख्या नहीं बताऊंगा क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न आगे है। ठीक है, वेदांग, वेदांग इससे भी संबंध प्रश्न आगे है। वेदांग क्या है? वेदांग जो है वेदों के अंग है।
ठीक है। और अरण्यक, अरण्यक मतलब होता है वन, अर्थात वह साहित्य जिसकी रचना कहाँ पर हुई है, वन में हुई है, एकांत में हुई है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। ठीक, पंचम वेद हम किसको कहते हैं? ठीक, पंचम वेद हम पुराण को कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक, पंचम वेद किसको कहते हैं? पुराण को, क्योंकि हमने वीडियो लेक्चर में देख चुके हैं कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के बाद अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ठीक है, तो वह है पुराण। इसीलिए पुराण की महत्ता के कारण हम पुराण को पंचम वेद के नाम से जानते हैं। ठीक, बाकी चीजों को यहाँ डील नहीं कर रहा हूं क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न आगे है, ठीक, वहां मिल जाएगा आपको। आगे बढ़े, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। किस साहित्य में कानून एवं सामाजिक विधि संबंधी निषेधों का वर्णन है? ध्यान रखिएगा। ठीक, कानून भी है, लेकिन किस प्रकार का कानून? ठीक, वो सामाजिक संबंधी है, सामाजिक, अर्थात निषेध का भी उसमें वर्णन है। तो आपको बता दूं, ठीक, इस प्रकार का वर्णन जो है हमेशा किस ग्रंथ में हुआ है, एक बार यहाँ देख लेते हैं। ठीक, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ और स्मृति ग्रंथ। इसका उत्तर मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, ज्यादा ठीक है इनक्लोज करके नहीं रखना है। ये है आपका स्मृति ग्रंथ। जितने भी आपके स्मृति ग्रंथ हैं, ठीक है, उसमें से भी सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है आपका मनु स्मृति। ध्यान रखिएगा, मनु स्मृति, स्मृति, यही मनु स्मृति जो है, इसी में आपका क्या मिल जाता है? कानून और विधि संबंधी, ठीक, आपके इसमें उपबंध दिए गए हैं। ठीक, यानी बहुत सारी इसमें कानून संबंधी चर्चाएं हैं, वो भी सामाजिक कानून संबंधी। तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपका मनु स्मृति जो है, यानी स्मृति ग्रंथ में बहुत सारे स्मृति ग्रंथ हैं। ठीक है, तो मैंने केवल एक का उदाहरण दिया, ये सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है। ठीक है, सबसे प्राचीन है। तो ध्यान रखिएगा, आपके स्मृति ग्रंथों में कानून और सामाजिक विधान का वर्णन है। चलिए आगे बढ़े, आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मवेद, महिवेद और भेषज वेद के नाम से किसे जाना जाता है? कौन सा साहित्य है जिसको इन नामों से जाना जाता है? तो पहले इसी क्वेश्चन को हम ठीक डायसेक्ट कर लेते हैं, तोड़ के देख लेते हैं। ब्रह्मवेद अर्थात जिसका विषय ब्रह्म है। ठीक, महिवेद, मही को हम पृथ्वी के नाम से जानते हैं, अर्थात ठीक वह वेद जिसमें पृथ्वी के बारे में विशद वर्णन है, उसको देखना है। भेषज वेद, भेषज का मतलब होता है चिकित्सा, इलाज, ठीक है, अर्थात रोग निवारण, रोग, अर्थात हमको यह देखना है कि किस वेद में रोगों के बारे में चर्चा है। तो कॉमन रूप से खोज के देखिए इसमें चारों वेद में, किसमें ब्रह्म के बारे में है, किसमें पृथ्वी के बारे में, किसमें रोग के बारे में चर्चा है। आया दिमाग में? बिल्कुल सही, ये चौथा वाला अथर्ववेद। अथर्ववेद को ही हम क्या कहते हैं? ठीक, ब्रह्मवेद, महिवेद और भेषज वेद के नाम से जानते हैं। ऋग्वेद में आपको पता है यहाँ पर यज्ञ के मंत्र दिए गए हैं। सामवेद में यह हमारे गायन से संबंधित है। ठीक है, और यजुर्वेद में आपके यज्ञ से संबंधित है। ठीक, तो यज्ञ से संबंधित मंत्रों का ठीक है उच्चारण ठीक यहाँ पर दिया गया है। ऋग्वेद में आपके ठीक है ऋग्वेद कालीन समाज का पूरा वर्णन आपको ऋग्वेद में है। किस प्रकार के देवता थे, कितने प्रकार के देवता थे, किनका क्या क्या काम था, उस प्रकार की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सारा वर्णन आपका ऋग्वेद में है। अब बाकी तीनों ग्रंथ उत्तर वैदिक कालीन है, उत्तर वैदिक कालीन है। क्लियर है? ठीक है, तो अथर्ववेद, अथर्वा और अंगिरस द्वारा ठीक अंगिरस ऋषि द्वारा अथर्ववेद की रचना की गई थी। ठीक है, यहां ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 16वां प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न इस प्रकार है। ठीक है, देखते हैं क्या है भाई। पुराणों में उल्लेखित 4 युगों की का सही क्रम बताइए। तो सबसे पहला प्रश्न यही बन जाता है ठीक कि 4 युगों की चर्चा कहाँ की गई है? तो कहाँ की गई है भाई? पुराण में की गई। अगर आपसे ये प्रश्न पूछ जाए आगे जाके, जो 4 युग है, 4 युग, तो 4 युग का चर्चा किस ग्रंथ में है? तो आपका एक प्रश्न यहां भी बन जाता है, पुराण में है। ठीक, इसका क्रम ध्यान रखिएगा, इसका एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, मैं भी किसी एग्जाम में इसको दिया हूं। ठीक है, तो पहला देख लीजिए, द्वापर, त्रेता, कृत और कली। तो कली तो हमको पता है ओवरऑल कि ये लास्ट वाला है, सबको पता है कि कली जो है वो सबसे लास्ट में है। अब समस्या यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद आगे पढ़ते हैं, देखते हैं द्वापर, द्वापर इधर आ जा रहा है, त्रेता इधर है। ठीक, तो द्वापर त्रेता है, त्रेता द्वापर। ठीक है, द्वापर के बारे में पता है कि द्वापर से पहले त्रेता था। ठीक, ये क्रम सही मिल रहा है। ठीक, और कृत यानी कि डी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा? कृत है, फिर त्रेता है, फिर द्वापर है, फिर कली है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, ये तो कॉमन हो गया। इसके बाद कृत को देखिए, द्वापर जो है कृष्ण का है। ठीक है, कृष्ण से बाद में सीधा कली का अवतार है, इतना तो हमको भी पता है। तो ये बीच में कृत आ नहीं सकता है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा,
तो यहाँ और यहाँ ये दो चीजें ऐसे मिल रही थी जो थोड़ा सा कॉमन था। ठीक, तो त्रेता, ध्यान रखिएगा, त्रेता अवतार में आपका, ठीक, रामावतार के संबंध में है। ठीक, तो ये दोनों आसपास में, इसीलिए इसको लिया गया है, उससे पहले कृत्य है। क्लियर है? ठीक है, चलिए, जिसको याद भी नहीं है तो बना लो भाई, कृत्य, त्रेता, द्वापर और कली, खत्म कहानी। ठीक, कोई ट्रिक बनाना है तो बना लीजिए। और कोई मैथोलॉजी में जिसका बढ़िया ज्ञान है तो कृष्ण के पहले राम आए थे ये भी पता है तो वो डाल दें कि द्वापर कृष्ण का समय था। ठीक है, ऐसा करके चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, महाभारत को और किस नाम से जाना जाता है? अब तो हर घर में महाभारत होता है, अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पहला है जय संहिता, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि महाभारत विजय संबंधी यहाँ पर चर्चा है, विजय, विक्ट्री के बारे में, तो हम कह सकते हैं कि उसको जय संहिता कहा जाता है। ठीक, सत सहस्त्री संहिता, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि 1,00,000 श्लोक का वर्णन है, किसमें? महाभारत में 1,00,000 श्लोक दिए गए हैं, इसलिए आप इसको कह सकते हैं सत मतलब 100, सहस्त्री मतलब 1000, 100,000, 100,000 मतलब 1,00,000। ठीक है, 1,00,000 संहिता किसमें है? ठीक, तो वो 1,00,000 संहिता आपका महाभारत में है। ठीक, अगला ऑप्शन है उपरोक्त दोनों, हाँ तो बिल्कुल सही, ये दोनों है, यानी कि आंसर ये आएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? ठीक, तो ध्यान रखिएगा, विजय संबंधी ग्रंथ है, जय संहिता कहते हैं, 1,00,000 श्लोक है, इसलिए सत सहस्त्री संहिता कहते हैं। ठीक, तो ये आपका तीसरा ऑप्शन यानी उपरोक्त तो दोनों आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है गलत मिलान बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच प्रॉपरली। क्लियर है? यानी जो गलत तरीके से मैच है। ठीक है, इसका मतलब है कि आमने सामने देखना है। ठीक, हमको कूट नहीं बनाना है। चलिए, अष्टाध्यायी, क्या अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने की है? याद कीजिए, दिमाग लगाइए, याद आया? बिल्कुल सही, अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने ही की है। महाभाष्य की रचना, चलिए इसके बारे में थोड़ा बता देता हूं। अष्टाध्यायी जो है व्याकरण का ग्रंथ है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये भी पूछ सकता है। क्या विषय रहा है अष्टाध्यायी का? उसमें व्याकरण से संबंधित चर्चा की गई है। महाभाष्य क्या है? महाभाष्य की रचना पतंजलि ने की है, बिल्कुल सही। ठीक है, क्यों? कि अष्टाध्यायी पे ही टीका है महाभाष्य, इस चीज को जान लीजिए, अष्टाध्यायी है उसी पे टीका है महाभाष्य, और इसका भी विषय क्या है? व्याकरण है। ठीक है, चलिए, हरिसेन, हरिसेन की रचना बाणभट्ट, हरिसेन बिल्कुल सही, हरिसेन की रचना बाणभट्ट। अब आ जाता है, ठीक, राजतरंगिणी और कामंदक। तो राजतरंगिणी की रचना हमको पता है, कल्हण। ठीक, राजतरंगिणी की रचना किसने किया है? कल्हण ने किया है। और राजतरंगिणी पे ध्यान रखिएगा, कश्मीर का इतिहास है। ठीक, कश्मीर के बारे में चर्चा है, किसमें? राजतरंगिणी में। तो ये जो कामांदक महोदय है, इनका कौन सा पुस्तक है? तो इनका पुस्तक है नीतिसार, नीतिसार। तो नीतिसार पुस्तक किनका है? कामांदक का। क्लियर है? ठीक, अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना है, व्याकरण उसका विषय है। महाभाष्य पतंजलि की रचना है, वहां भी व्याकरण की चर्चा की गई है। हरिसेन जो है बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। ठीक, राजतरंगिणी की रचना कल्हण ने की है, और राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। ठीक, और कामांदक द्वारा नीतिसार की रचना की गई है। चलिए, इतना आया समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, अच्छा, उत्तर तो बताना है ना, ये है आपका उत्तर। ठीक, ये गलत मिलान है, डी जो है वो गलत मिलान है। चलिए आगे बढ़े, अब देखते हैं क्या प्रश्न है। ठीक, फिर गलत मिलान बताइए, मतलब फिर आपको यहाँ अंडरलाइन करना है। ठीक, नहीं तो सही मिलान पहले ही देखेंगे, वेदांग सही है, ऑप्शन ए मार देंगे आप। ठीक है, ए मार के चल जाएंगे। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, वेदांग की रचना कितनी है? 6 है, बिल्कुल सही। किसी को याद है तो बता सकते हैं। कल्प, छंद, निरुक्त, व्याकरण, ठीक, और ज्योतिष। चलिए, ये हो जाएंगे आपके। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, वेदांग की रचना सही है, 6 है। उपनिषद की रचना 108, बिल्कुल सही है। पिटक की रचना 3, तीनों पिटक है, शुद्ध पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक। ठीक, अब आ जाता है दशराग युद्ध। क्या दशराग युद्ध तीसरा मंडल में दिया गया है? नहीं, दशराग युद्ध 7वां मंडल में दिया गया है। ठीक, ध्यान रखिएगा, 7वां मंडल, 7वां मंडल। ठीक है, और तीसरा मंडल में आपका गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र। और ये भी बता दो, गायत्री मंत्र जो है, ठीक, सविता नामक देवता के लिए वर्णित है, सविता, सविता। ठीक, या ध्यान रखिएगा। ठीक, और उसका संबंध सूर्य से लिया जाता है। क्लियर है? ठीक है, तो गलत मिलान कौन हो गया हमारा? ये डी, ये हमारा गलत मिलान है। ठीक, तो इसका उत्तर डी आएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़े।
अब जो प्रश्न है वो आपके लिए है, इसको आपको कमेंट करना है कि इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो आपके लिए प्रश्न है कि बुद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है। ठीक, या बुद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, इंसाइक्लोपीडिया का मतलब हो गया महाकोश। ठीक है, अर्थात उसके संबंध में बहुत सारी चीजें की चर्चा जिसमें की गई है। तो ध्यान रखिएगा, तो इंसाइक्लोपीडिया बौद्ध धर्म का किसे कहा जाता है? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक और महावंश। ये 4 ऑप्शन आपके लिए है। ठीक, आपको क्या करना है? ठीक, कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, इससे संबंधित अगर आपको इन्हीं क्वेश्चन को रिपीट करना है, बनाना है, ठीक, तो आप टेलीग्राम चैनल जो है हमारा कंपटीशन कम्युनिटी का, ठीक, उस पे आप जाइए। ठीक है, और आपको वीडियो लेक्चर, करंट अफेयर्स या और किसी विषय से संबंधित वीडियोस देखना है, तो उसके लिए आप हमारे वेबसाइट कंपटीशन कम्युनिटी पे जाके आप उस पे लॉगिन कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर भी हम रेगुलर वीडियोस डालते रहते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के लिए। ठीक, तो आपको कंप्लीट तैयारी के लिए ये प्लेटफॉर्म आपको उपयुक्त है। यहाँ पर आपको सारी चीजों की जानकारी आपको ठीक समय समय पे मिलती जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, ठीक, ये हो गया हमारा आज का एमसीक्यूज के बारे में। अब हम अगला चैप्टर और अगला एमसीक्यूज, ठीक है, आगे जाके अपलोड होगा। तब तक के लिए आप तैयारी कीजिए। ठीक, इसका उत्तर आप दे दीजिए। सिंपल सा है, नहीं आ रहा है तो दिमाग लगाइए किसको कहा जा सकता है, उत्तर दीजिए जरूर। ठीक है, इससे आपका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। जितना पार्टिसिपेट करोगे तो हर एक प्रश्न से आप अपने आप को कोरिलेट करोगे। ठीक, जैसे कोरिलेट करोगे तो आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्या होता है, ठीक, परीक्षा की तैयारी के लिए इंटरेस्ट, जितनी मात्रा में आप में अंदर में जील है, जील मतलब उत्साह है, इंटरेस्ट है, ठीक, उसी मात्रा में आपकी तैयारी आगे बढ़ेगी। ठीक, चलिए फिर धन्यवाद। अगले चैप्टर के लिए हम कुछ दिनों बाद आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद। तैयारी करिए, बढ़िया रहिए।